नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता का रिटायर होते ही बेटे बहू ने माँ बाप को नौकर बनाकर रखना चाहा, तो बेटी ने उनका किया वो हाल कि विमला जी ने आज अपने आंसू पोंछे और खुद से ही बोली, अब बस बहुत हो गया, मैं अब इस कैद में नहीं रहूंगी, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं करूंगी। वह हिम्मत करके बहू के कमरे में गई तो देखा बहू का फोन बेड पर रखा हुआ था। उन्होंने धीरे से मोबाइल उठाया और अपनी बेटी नेहा को फोन लगा दिया। तभी पीछे से चिल्लाती हुई आवाज आई, यहाँ आप किससे बातें कर रही हैं? विमला जी हकलाते हुए बोली, वो मैं अपनी बेटी को फोन लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना और उसे तेरी सारी करतूतें भी बताऊंगी। विमला जी रोज भरे स्वर में वीरा से बोली, आप यहाँ से जाएंगी तब जब मैं आपको नेहा से बात करने दूंगी और उसे इस घर में घुसने दूंगी। कहते हुए रीना विमला जी के हाथ से फोन छीन लेती है और उनका हाथ पीछे पीठ पर लगाकर मरोड़ देती है, जिससे विमला जी की चीख निकल जाती है। शरीर में कमजोरी होने की वजह से विमला जी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती। अब बोल बुढ़िया, मेरी चीजों को हाथ लगाएगी तू तो यहाँ से जाकर मेरा नुकसान करना चाहती है। अब मैं तुझे हर रोज कहीं ना कहीं भेजूंगी, जिससे तुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पास ऐश करने के लिए रख सकूं। हाँ बहू, छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। रीना ने उनका हाथ छोड़कर एक बार फिर मरोड़ दिया। दर्द की वजह से विमला जी बिलखने लगी। रीना ने विमला जी को फिर से ले जाकर एक कमरे में बंद कर दी। विमला जी रोते रोते बोली, मोहन जी, काश आप यहाँ मेरे साथ होते, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अपनी पति की तस्वीर को सीने से लगाए वही जमीन पर बैठ दीवार से सिल लगाए बीती यादों में खोई चली गई। आज विमला जी के घर भी बहुत चहल पहल थी। उनकी शादी की 50वीं वर्षगांठ थी, जो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। और अभी कुछ दिन पहले ही मोहन जी अपनी नौकरी से रिटायर हुए थे, इसलिए 2 फंक्शन करने की बजाय एक ही रखा। शहर से उनके 3 बहू बेटे, पोता पोती और उनकी बेटी दामाद और उनके बच्चे आए हुए थे। आज पूरा ठाकुर निवास हंसी के फव्वारों से गूंज रहा था। अभी केक कटिंग का टाइम नहीं हुआ था, तो सभी लोग अपने अपने घूंट बनाकर बातें कर रहे थे। तभी विमला जी की एक पड़ोसन मीरा जी से उनकी अच्छी सहेली भी थी, बोली, विमला जी, तूने अपने पति की कमाई के अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। भगवान न करे ऐसा हो, मगर अगर कल को तुझे तेरे बहू बेटों ने अपने पास नहीं रखा तब तू क्या करेगी? क्योंकि पैसे तो तूने अपने बच्चों को बराबर बांट दी, बस तेरी प्रॉपर्टी ही बची है। विमला, तू चाहे कुछ भी समझना, मगर तुझे और भाई साहब को निहत्ते नहीं बैठना चाहिए था। थोड़े बहुत पैसे अपने पास सुरक्षित बुढ़ापे के लिए बचा लेने चाहिए थे। अरे नहीं मीरा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने मेरे बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए और बहुओं को कभी अपनी बेटी से कम नहीं माना और उन्हें हमेशा अपनी इकलौती बेटी नेहा जैसा ही प्यार दिया है। तो अब तो ज्यादा चिंता ना कर और पार्टी एंजॉय कर। इतना बोल विमला जी मोहन जी के पास चली जाती है, क्योंकि वह उन्हें इशारे से अपने पास बुला रहे थे। विमला जी को जाते देख मीरा जी अपने मन में, पता नहीं विमला, मगर मेरा मन तेरी यह बात मानने को राजी नहीं है। तेरे बेटे अब तेरे नहीं हैं, बहुओं के हो चुके हैं, ऐसा उनकी आदतों से पता चलता है। और बहुए वह तो बस तुझे और भाई साहब को ऊपरी मन से रिस्पेक्ट देती हैं, दिल से नहीं। काश मैं गलत हूँ और तू सही, क्योंकि अब तुझे रहना तो अपने बहू बेटों के साथ ही है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे और आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे।
मोहन जी विमला जी से बोले, अब तो खुश हो ना तुम, अब मैं रिटायर जो हो गया हूँ। विमला जी बोली, हाँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब हम दोनों बुढ़ापे में कम से कम एक साथ तो रह पाएंगे। नहीं तो जब जॉब करते थे तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, बस जिंदगी भर यही रहा। शादी होते ही बच्चों की जिम्मेदारी आ गई तो पता नहीं कितने साल बीत गए। अब तो बस हम साथ ही रहेंगे। और वैसे भी इस उम्र में जीवन साथी का साथ होना बहुत जरूरी है। विमला जी ने भावुक होते हुए अपने पति मोहन से कहा, अब तो बस मेरा मन यही करता है कि हम सब अपने पुराने वाले मकान में एक साथ रहें और मैं उसी घर में अपनी अंतिम सांस, जिस घर में विदा होकर आई थी। विमला जी और मोहन जी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां उनकी बेटी नेहा आ जाती है और बोलती है, माँ, आप तो बहू बेटों के चक्कर में अपनी इकलौती बेटी को तो भूल ही गई हो। शिकायत करते हुए नेहा बोली, अरे नहीं नेहा बेटा, अपने बच्चों को कोई माँ बाप भूलते हैं भला। आजा, तू भी बैठ हम दोनों के साथ। विमला जी के कहते ही नेहा भी उनके पास आकर बैठ जाती। विमला जी बोली, नेहा बेटा, मैंने और तेरे पापा ने फैसला लिया है कि अब हम दोनों तेरे भैया भाभी के साथ अपने पुराने वाले मकान में एक साथ रहेंगे, जैसे पहले रहते थे। बहुत साल रह लिए अलग अलग, अब तो बस अपने घर जाना है बेटा। हर माँ बाप का रेखा होता है कि अपने अंतिम समय में वह अपने बच्चों के साथ रहें। नेहा बोली, अरे वाह माँ पापा, बिल्कुल सही फैसला लिया है आप लोगों ने। काश कि मैं भी आप लोगों के साथ रह सकती और आप लोग ये मनने की बातें ना करो। अभी तो आपको बहुत जीना है। विमला जी बोली, अरे कोई बात नहीं बेटा, तू भी हमारे पास बच्चों और दामाद को लेकर कभी कभी आ जाना। बस यही कहने की देर थी कि तीनों बहुएं झट से बोल पड़ी। बड़ी बहू रजनी बोली, माँ, पिताजी, आप दोनों को यह फैसला लेने से पहले एक बार हमसे भी तो पूछना चाहिए था। मछली बहू रीना बोले, हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आपने ये सोच भी कैसे दिया कि हम तीनों अपना अपना काम छोड़कर यहाँ आएंगे? आप जानते हैं ना, हम लोग दूसरे शहर में सेटल हो चुके हैं। विमला जी बोली, बहू, राम और भरत का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाइयों का बिजनेस भी सही इसी शहर में है, तो उन दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेरे पति दीपक के बॉस ने तो उसे ऑफर भी दिया है इसी शहर में जॉब करने का। तो बेटा दिक्कत क्या है हमारे फैसले से? दीपक बोला, माँ, दिक्कत ये है कि अब हम तीनों भाई बड़े हो गए हैं, हमारी अपनी खुद की फैमिली भी है। इतना बड़ा परिवार एक गहरी सांस लेते हुए फिर दीपक बोला, माफ करना, अब एक साथ नहीं रह सकते। रीना बोली, माँ जी, हम लोग अब छोटे शहर में नहीं रह सकते और आप दोनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने आप बड़े भैया के साथ रहें और 1 महीने मेरे घर। नेहा बोली, भैया भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हैं? माँ पापा हमेशा साथ में रहे हैं और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे छोटी बहू रिया बोली, नेहा दीदी, आखिर रीना दीदी ने गलत ही क्या कहा है? बिल्कुल सही कह रही है। भला कोई एक लोग दोनों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? तभी बड़ी बहू रिया का समर्थन करते हुए बोली, हाँ, और हम सब इस छोटे से शहर में नहीं रह सकते। अपने तीनों भैया भाभी की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वह फैसला लेती है कि अपने माता पिता को वह अपने साथ रखेगी। नेहा बोली, भैया भाभी, अगर आप दोनों माँ पापा को एक साथ नहीं रख सकते तो मैं रखूंगी। उन्हें अपने साथ उनकी जिम्मेदारी में लेती हूँ, पर मैं अपने माँ बाप को एक दूसरे से अलग नहीं होने दूंगी। बड़ी भाभी नेहा से बोली, नेहा, ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, इसलिए तुम तो इस सब में अपनी दखलंदाजी मत ही करो।
वीना बोली, और वैसे भी ये हमारे घर की बात है और घर की इज्जत अगर घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे कि बहू बेटों ने सास ससुर को अपने घर से निकाल दिया, इसलिए बेटी ने उन्हें अपने घर में जगह दी। नेहा ने कहा, जब बेटे को अपने बेटे होने का फर्ज नहीं निभा रहे हैं तो बेटी को तो निभाना ही पड़ेगा ना। विया बोली, नेहा बात को समझो, तुम मम्मी पापा को अपने ससुराल पे नहीं ले जा सकती। कभी सोचा है तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? नेहा गुस्से से बोली, मेरे ससुराल वालों की चिंता आप सब मत करो। नेहा अपने भैया भाभी के फैसले के खिलाफ हो जाती है और उनसे अपने माँ बाप के लिए लड़ने लगती है। अपने बच्चों के बीच झगड़ा होते देख विमला जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर मोहन जी से कुछ बात करती हैं। विमला जी मोहन जी से बोलती हैं, मोहन जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे आपस में इस तरह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे। इन्हें आपस में लड़ते देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। मोहन जी बोले, विमला जी, तुमने सुना नहीं हमारे बहू और बेटों ने क्या फैसला लिया है? क्या हम उन पर बोझ हैं? विमला, मुझे अपने बेटों का फैसला मंजूर है, पर मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बन सकती। और गलती ही क्या है उनके फैसले में? हमारे बच्चों की भी फैमिली है, वह हम दोनों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते। 1 महीने आप राम के पास रहना और मैं भरत के साथ, फिर अगले महीने मैं दीपक के पास चली जाऊंगी और आप भरत के पास आ जाना। कम से कम हम अपने तीनों बेटों के पास रह तो पाएंगे। विमला जी के कहने पर मोहन जी उनकी बात मान जाते हैं और कुछ देर बाद वह बाहर आकर अपनी बेटी को समझाते हैं और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, मैं और तुम्हारी माँ ने फैसला ले लिया है कि हम कहाँ और किसके साथ रहेंगे। नेहा खुश होते हुए बोली, पापा, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही फैसला लिया होगा। अब जल्दी से अपना और माँ का सामान बांधिए और मेरे साथ चलिए। कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसे बेटों के साथ रहने की। विमला जी बोली, नहीं नेहा बेटा, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। अब तेरा अपना घर परिवार है, इसलिए हम तेरे भाइयों के साथ ही रहेंगे। नेहा बोली, माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपने सुना नहीं भैया भाभी ने क्या कहा? वो आपको पापा से अलग कर रहे हैं। पापा, आप माँ को समझाइए ना। मोहन जी बोले, बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश की, पर अब जो तेरी माँ का फैसला है वही मेरा भी है। नेहा बोली, माँ, आप ऐसा मत करिए, ये सही नहीं है। विमला जी बोली, नहीं नेहा, यही सही है। अब तुम भी अपने ससुराल जाओ और मैं मेरे बेटों के पास। राम बेटा, हमें तुम तीनों का फैसला स्वीकार है। राम बोला, ठीक है, फिर आप 1 महीने भरत के साथ रहना और पापा मेरे साथ रह लेंगे। और अब आप जल्दी सामान पैक कर लीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं अब और नुकसान नहीं झेल सकता। अपनी माँ बापा का फैसला सुनकर नेहा बहुत दुखी होती है और रोते हुए अपने ससुराल चली जाती है। तो वहीं विमला जी अपने बेटे भरत के साथ और मोहन जी राम के साथ चली जाती हैं। विमला अपने बेटे के साथ उसके घर पहुंच जाती है। तब रीना कहती है, ओह, अपना घर अपना ही होता है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। उफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ भरत। भरत बोला, अच्छा, मैं तो चला आराम करने, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। कहकर वह रूम में चला जाता है। रिया बोली, चलो मैं भी चलकर आराम करती हूँ, बहुत थकान हो गई है सफर में। विमला जी बोली, बहू, मुझे भी बता दो मैं अपना सामान कहाँ रखूं और मैं किस कमरे में जाऊं। रीना गहरी सांस लेते हुए बोलती है, माफ करना माँ जी, हमारे फ्लैट 1 कमरे का है, इसमें सिर्फ 1 ही कमरा है, तो आप एक काम कीजिए, किचन में जाकर सो जाइए या फिर हॉल में, और आप
अपने ये सामान किसी भी कोने में रख दीजिए। विमला जी बोली, पर बहू हॉल में? वीना बोली, देखिए माँ जी, प्लीज नाटक मत कीजिएगा। अब आपके लिए हम बड़ा घर तो नहीं खरीद सकते ना, तो इसी में एडजस्ट करना होगा। मैं तो चली सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। वीना अपनी सास की पूरी बात सुने बिना ही रूम में जाकर सो जाती है। तो वही विमला जी हॉल में एक तरफ अपना सामान रख वहां पड़े सोफे पर सो जाती है। दूसरी ओर मोहन राम के घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी रजनी मोहन जी को स्टोर रूम में ले जाती है। रजनी, पिताजी, आज रात आप यही गुजार लीजिए, कल मैं स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी और अब से यही आपका कमरा है। मोहन जी बोली, बहू मुझे गंदगी से एलर्जी है। रजनी बोली, मैं जानती हूँ आपको गंदगी से एलर्जी है, पर थोड़ा एडजस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है और मैंने कहा ना, मैं कल स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी। मोहन जी बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कह रहा था मेरा बिस्तर साफ। मोहन अपनी बात बोल ही रहे थे कि रजनी उनकी बात सुने बिना ही वहां से चली जाती है। अपने बहू बेटों का ऐसा बर्ताव देख मोहन जी और विमला जी बहुत दुखी होते हैं, मगर करते भी क्या, बेटों के साथ रहने का फैसला भी तो उन्हीं का था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बेटे बहू उन्हें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन भरत अपना लंच घर पर ही भूल जाता है तो विमला जी रीना से कहती है, अरे बहू ला, भरत का लंच मैं देकर आती हूँ। बेटा तू तब तक मेरे लिए गर्म कड़क चाय बना दे। रीना बोली, उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी, भरत अपना लंच आपकी वजह से ही भूल कर गए हैं और आप अपनी चाय खुद बनाइए, मैं बहुत थक गई हूँ। और वह अपने लिए चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद विमला जी अपने लिए कुछ चाय बनाती है और सारे बर्तन साफ करती है। कुछ देर बाद जब रीना कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सास ने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, जिसके बाद रीना उनसे बाकी काम करवाने का भी सोचती है। चलो अच्छा है उन्होंने सारे बर्तन धो दिए, नहीं तो मुझे ही धोने पड़ते, पर अभी तो सारा काम बाकी है, तो क्यों ना सारा काम इस बुढ़िया से ही कराया जाए। यह सोच वह विमला जी को आवाज देती है तो विमला जी उसके बुलाने पर तुरंत किचन में आती है और पूछती है, क्या हुआ बहू। वीना बोली, जी अभी घर का सारा काम बाकी है और मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, और वैसे भी आप तो घर में फालतू ही बैठी रहती है, तो क्या आप आज घर का सारा काम कर लेंगी। विमला जी बोली, बहू मैं कर लूंगी। रीना के जाने के बाद विमला जी घर का पूरा काम करती है। समय अब यूं ही बीतता गया। अब तो रीना घर में होते हुए भी सारा काम अपनी सास से ही करवाती। ऐसे ही एक दिन विमला जी बीमार हो जाती है और वह उठ नहीं पाती। रीना पता नहीं क्या मुसीबत पाल ली है मैंने, और माँ जी आपने तो तब काम भी नहीं किया जितना पैसा मुझे आप पर लगाना पड़ेगा। विमला जी बोली, माफ करना बहू, मैं जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी। रीना चिल्लाते हुए बोली, अरे रहने दीजिए, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा इस बला से। रीना उन्हें सुनाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी और उनका बेटा सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंख और कान बंद किए रहता था। विमला जी अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगी थी। उनके दिन रोते हुए बीत रहे थे। वह अपने उन पुराने दिनों को याद करती रहती जब वह अपने पति मोहन के साथ खुश रहती थी, जो उन्हें एक छींक आने पर भी तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो आज उनका बेटा उन्हें बुखार में भी नहीं पूछ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मोहन का भी कुछ यही हाल था। बड़ी बहू रजनी अपने पति राम से बोली, राम तुम अपने पापा को कुछ काम करने के लिए क्यों नहीं कहते। ये जब से यहाँ आए हैं इनके कितने खर्चे बढ़ गए हैं, और ऊपर से बेटा ये ला दो, बेटा वो ला दो। राम बोला,
तुम सब्र रखो ना रजनी, अभी उन्हें आए मुश्किल से 20 दिन ही हुए हैं और वे अब यहाँ 10 दिन ही रहेंगे। उसके बाद भरत के यहाँ चले जाएंगे, तो ऐसे उनसे काम करने के लिए कहना ठीक नहीं होगा। रजनी बोली, पता नहीं ये 10 दिन कैसे बीतेंगे, हमारे ऊपर बोझ बने बैठे हैं। खुद के अंदर भी शर्म नहीं है कि कुछ काम करके अपने बेटे की मदद कर दी। मोहन जी अपने बहू बेटे दोनों की बात सुन लेते हैं। उनकी बात सुन उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं, मगर उनकी उम्र होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलता और वे शाम तक थक हार कर घर वापस आते हैं तो रजनी उन पर बरस पड़ती है। पिताजी, ये क्या बदतमीजी है, आप सुबह से घर से गायब है। आप तो अपनी बटरगश्ती करने निकल पड़े। आपको पता है हमें आपकी कितना चिंता हो रही थी। मोहन जी बोले, माफ करना बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैं कुछ काम ढूंढने गया था। घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाता। राम बोला, पिताजी आप कुछ काम मत ढूंढिए, वैसे भी 10 दिन के बाद आपको यहाँ से जाना ही है। चलो रजनी, हम बाहर डिनर करके आते हैं। रजनी और राम तो बाहर खाना खाने चले जाते हैं, पर बेचारे मोहन जी थके हारे भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नेहा अपने भैया भाभी को फोन लगाती है, पर कोई उसका फोन नहीं उठाता। नेहा सोचने लगी, ये क्या, इतने दिन हो गए मगर दोनों में से किसी भैया भाभी ने मेरी माँ पापा से बात नहीं कर पाई। सब ठीक तो होगा ना वहाँ। बहुत सोच विचार करने के बाद वह फैसला लेती है कि वह खुद अपने माता पिता से मिलने जाएगी। अगले दिन ही नेहा रीना के घर पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी माँ वहाँ झाड़ू पोंछा कर रही है और रीना घर में नहीं है। ये सब देख उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो जाती है। नेहा अपनी माँ से बोली, माँ आप ये सब क्या कर रही हो और ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी, और भैया भाभी मेरी आपसे बात क्यों नहीं करवाते। विमला खुश होते हुए बोली, अरे नेहा तू आजा, आ बेटा बैठ, और ये काम कुछ नहीं, बस घर में अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कुछ काम ही कर लूँ। बेटा तो बैठ, मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। नेहा बोली, हाँ माँ वो तो दिख ही रहा है, आप मुझे बता दो किचन कहाँ है, मैं खुद बना लूँगी, और आपके लिए चाय भी। विमला जी नेहा को लेकर किचन में जाती हैं, जहाँ नेहा अपने लिए कॉफ़ी और माँ के लिए चाय बनाती है और विमला जी उनकी हालत के बारे में पूछती है, जानने की कोशिश करती है। नेहा बोली, माँ आप ये सच सच बताओ, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? भैया भाभी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? और वैसे भाभी है कहाँ, अभी तक घर नहीं आई। विमला जी बोली, वह अपनी किसी दोस्त से मिलने गई है। बेटा कह रही थी अगर नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। विमला जी जानबूझकर अपनी परेशानी नेहा को नहीं बताती, क्योंकि वह नेहा के स्वभाव से भलीभांति परिचित थी। नेहा बोली, अरे कोई नुकसान नहीं हो रहा वहाँ, और भाभी काम ही क्या करती है जो नहीं नुकसान होने का डर लगा है। वे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन भी रहे हैं। घर का काम आपसे करवा कर आपको नौकरानी बनाना चाहती है वो, और खुद मर्डरगस्ती करना चाहती है। मेरे भैया भाभी को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वीना जो घर के अंदर आ रही होती है वह नेहा की सारी बातें सुन लेती है और नेहा से बोलती है, बहुत अच्छी सोच रखती हो नेहा तुम अपनी भाभी के बारे में, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नेहा बोली, क्या है और क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी माँ से मिलने बहुत दिन हो गए थे तो वह उनसे मिलने आई थी और अब कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी। वीना बोली, माफ़ करना नेहा, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की परमिशन नहीं दे सकती। मेरे फ्लैट में एक ही रूम है तो बाहर वाले यहाँ नहीं रुक सकती। नेहा बोली,
मैं आपके रूम में रहने नहीं आई। जहाँ माँ रहती है मैं वहीं रह लूँगी। नेहा अपनी भाभी को हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती है और न चाहते हुए भी रीना को नेहा को रोकने के लिए कहना पड़ता है। अगले दिन नेहा देखती है कि उसकी माँ घर के सारे काम कर रही है और उसकी भाभी कुछ भी नहीं कर रही। नेहा बोली, माँ हालत देखिए अपनी, आप यहाँ की नौकरानी बनकर रह गई है और भाभी तो आपको सोने के लिए ढंग की बेडशीट भी नहीं देती। विमला जी ने कहा, नहीं बेटा, आज तुम आई हो इसलिए मैं ज़मीन पर सोई, नहीं तो मैं सोफे पर ही सोती हूँ। नेहा बोली, माँ सोफा तो आप ऐसे बोल रही हो जैसे उस पर सोना कितनी अच्छी बात है। विमला जी बोली, बेटा तुम खाना खा लो और कल तुम्हें अपने पापा से मिलने भी तो जाना है ना, उनसे मिलकर मुझे आकर बताना कि वो कैसे है। हम जब से अलग हुए हैं हमारी बात भी नहीं हुई है। नेहा को जब ये पता चलता है कि भरत ने माँ की बात अब तक पापा से नहीं करवाई है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत भैया भाभी के रूम में जाकर उनसे बरस पड़ती है। भैया, आपने मेरी बात माँ से नहीं करवाई तो भी ठीक है, मगर आपने तो माँ पापा की बात भी नहीं करवाई। आपको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? अरे जब आपसे माँ को रखा नहीं जा रहा तो आप उन्हें रख ही क्यों रहे हैं? उन्हें मेरे साथ क्यों नहीं भेज देते? भरत बोला, मैंने बार बार भैया को कॉल किया था तो उनका कॉल लगा नहीं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब यहाँ मत चिल्लाओ और जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। भरत और रीना उसकी एक नहीं सुनते और जाकर सो जाते हैं और नेहा बस गुस्से में कोड़ते हुए रह जाती है। अगले दिन नेहा ग्राम के घर अपने पापा से मिलने जाती है, जहाँ वह देखती है कि उसके पापा डस्टिंग कर रहे हैं और साथ में छीन भी रहे हैं और रजनी उन्हें सही से साफ करने को बोल रही है। नेहा धधकते हुए मोहन जी के पास जाती है और उनके हाथ से कपड़ा छीन कर फेंक देती है और रजनी से कहती है, भाभी आपको पापा से काम करवाते हुए शर्म नहीं आती? क्या आपको ये भी नहीं पता कि पापा को धूल मिट्टी से एलर्जी है? पापा आप छोड़िए ये सब और यहाँ बैठिए और पानी पीजिए। रजनी बोली, हाँ नहीं आती शर्म, और वैसे भी पापा जी यहाँ खाली बैठे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो कौन सी आफत आ गई? और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। नेहा अपने पापा से बोली, पापा आप मेरे साथ चलिए ना, वहाँ माँ की भी यही हाल है। भाभी उनसे सारे घर का काम करवाती है और उन्हें सोफे पर सुलाती है, वो भी हॉल में। मोहन जी बोले, ये तो क्या कह रही है बेटा, ऐसे तो विमला की तबीयत खराब हो जाएगी। तब तक उनका बेटा राम घर आ जाता है और अपनी बहन को आया देख बोलता है, अच्छा हुआ तू आ गई। नेहा ऐसा करना, परसों पापा को तुम अपने साथ ले जाना और भरत के घर छोड़ देना। इतना बोल वह भी वहाँ से चला जाता है। शाम का समय था और रीना अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। सहेली, यार कल मेरे यहाँ किटी पार्टी है और मेरी मैड आज से छुट्टी पर है, कोई अच्छी कुक हो तो बता मुझे। मैं उसे 10,000 रुपये देने वाली थी, पर अगर कोई रैंडम में मान गई तो पूरे 10,000 रुपये दूंगी। 10,000 रुपये का नाम सुन रीना की आंखें चमक जाती हैं और वह उससे बोलती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरी सास आकर तेरा किचन सामान लेगी, तू चिंता मत कर। जो पैसे तू कुक को देती वो तो मेरी सास को दे देना। और कॉल कट कर देती है। विमला जी उसकी सारी बातें सुन लेती है और उसे कहती हैं, रीना बेटा घर तक तो ठीक थी, पर तुम तो मुझे दूसरे के यहाँ भी। वह ने कुछ कह पाती कि रीना बोल पड़ती है, बस करिए माँ जी, आप गांव में तो सबको खूब बना बना कर खिलाती थी, तो यहाँ क्या हो गया? और वैसे भी जब से आप यहाँ आए हैं आपका खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो इस हिसाब से मेरी थोड़ी कमाई भी हो जाएगी और कल चुपचाप
मेरी सहेली राधा के यहाँ चली जाना। मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, और राधा जो पैसे दे वो चुपचाप मुझे लाकर देना, नहीं तो धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। अपनी बहू की बात सुनकर विमला जी की आंखें भर आती हैं और वह उस दिन को कोसने लगती हैं जब उन्होंने अपनी बेटी की बजाय बेटों के साथ रहना चुना था। अगले दिन विमला जी राधा के घर जाकर उसकी रसोई संभालती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है तो राधा खुश होकर उन्हें 10 की बजाय 12,000 देती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है। घर आकर विमला जी सारे पैसे रीना को दे देती है। 10 की बजाय 12,000 देख रीना को लालच आ जाता है और वह अपनी थकी हारी सास को पानी पूछने के बजाय उन्हें जबरदस्ती अपनी एक और सहेली के यहाँ जाने को बोल देती है। बेचारी विमला जी शाम को थक कर वापस आती है तो रीना उनसे पैसे लेकर उन्हें फिर से रसोई में खाना बनाने के लिए भेज देती है। भरत ये सब होते हुए देख रहा था मगर उसने उनका हाल चाल भी नहीं पूछा। विमला जी को अपने बेटे के इस व्यवहार को देखकर बहुत दुख होता है मगर वह मन ही मन कुछ फैसला करती है और बिना खाए ही सो जाती है। पर बेटे बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन रीना जब नहाने गई तो विमला जी चुपचाप उसके रूम में जाकर उसका फ़ोन उठा लाती है और उसका लॉक खोलने की कोशिश करती है और खुद से ही बात करते हुए बोलती है, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मैं मोहन जी को साथ लेकर नेहा के घर रहने के लिए चली जाऊंगी। अब इसका और जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। ये आप किससे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही है? माँ जी पीछे से रीना की आवाज़ आती है। मैं अपनी बेटी को फ़ोन लगा रही हूँ क्योंकि अब मुझे यहाँ तेरे साथ नहीं रहना और उसे तेरी सारी करतूतें भी बताऊंगी। मैं विमला रोष भरे स्वर में रीना को जवाब देती है। आप यहाँ से जाएंगी तब जब मैं आपको नेहा से बात करने दूंगी और उसे इस घर में घुसने दूंगी। कहते हुए रीना विमला जी के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और उनका हाथ पीछे पीठ पर लगाकर मरोड़ देती है जिससे विमला जी की चीख निकल जाती है। शरीर में कमजोरी होने की वजह से विमला जी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाती। अब बोल बुढ़िया, मेरी चीज़ों को हाथ लगाएगी तू यहाँ से जाकर मेरा नुकसान करना चाहती है। अब मैं तुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं भेजूंगी जिससे तुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं अपने पास ऐश करने के लिए रख सकूं। बहू छोड़ दे, मुझे माफ़ कर दे। अब मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। रीना ने उनका हाथ छोड़कर एक बार फिर मरोड़ दिया। दर्द की वजह से विमला जी बिलखने लगी कि तभी किसी ने रीना के गाल पर एक तमाचा मारा जिसने रीना के हाथ से विमला जी का हाथ छुटा लिया और वह 2 कदम पीछे हो गई। हाथ छूटते ही विमला जी गिरने को हुई मगर किसी ने उन्हें संभाल लिया। आंसू भरी आंखों से उन्होंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उन्हें नेहा ने थाम रखा था जो अपने पापा को वहां लेकर आई थी। अपनी माँ की हालत देख नेहा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? ज्यादा माँ बाप करती हो तो अपने सास ससुर को अपने साथ क्यों नहीं रखती? रीना ने चिढ़ते हुए कहा मगर उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। नेहा गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया भाभी। आप जानती ही क्या है मेरे ससुराल के बारे में? अगर कभी जानने की कोशिश की होती तो पता चलता ना कि मेरे सास ससुर मेरे साथ ही रहते हैं और हाँ, आज से मेरे माँ पापा भी मेरे साथ ही रहेंगे, समझिए आप। और जो आपने और भैया ने मिलकर माँ के साथ किया है ना, उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, आप जेल जाकर ही ऐश करना। पुलिस का नाम सुनकर रीना और भरत के हाथ पांव फूल गए। दरअसल रीना जब विमला जी को सता रही थी भरत तभी घर पर आ गया था
और चुपचाप खड़े होकर अपनी माँ का तमाशा होते देख रहा था। नहीं बेटा, पुलिस रहने दे, मगर आज से मेरा और मोहन जी का, मेरे तीनों बेटों बहू को कोई रिश्ता नहीं है। चल बेटा, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। रिश्ता तोड़ने की बात सुन भरत उनसे अपने किए की माफी मांगता है और अपनी बहन की बातें सुन उसका और रीना का सर शर्म से झुक जाता है। नेहा, भैया भाभी, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और भैया, आप तो इनके अपने बेटे हैं ना, फिर भी आपने ये सब किया। भाभी तो चलो पराए घर से आए हैं, उनसे हम कुछ नहीं कह सकते, पर आपने मम्मी पापा के साथ ऐसा क्यों किया? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे नफरत है आप लोगों से। अरे शर्म आती है आपको अपने भैया भाभी कहते हुए। विमला जी की हालत देख मोहन जी भी बहुत दुखी थे और आज वह अपनी बेटी के पक्ष में थे। विमला जी और मोहन जी अपने बहू बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ अपनी बेटी के साथ रहने के लिए चले गई और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।